हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका जो है सामाजिक अध्ययन है, जो है प्रश्न पत्र नंबर जो है 5 है। और इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 12 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग जो है 11 प्रैक्टिस सेट में सभी अलग उत्तरीय प्रश्नों को जो है कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। और इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा 2016 से लेकर 2023 तक के जो है प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को फ्री में पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग 11 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें जो है यहाँ पे 211 में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इन्होंने जो है पंजाब पर जो है पूर्ण रूप से अधिकार किस वर्ष जो है प्राप्त किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 316 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर जो है अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये जो है किस साम्राज्य की स्थापना किया था। तो हम ये इसके पहले हम ये जानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ये घनानंद था, ठीक है। घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग ऐड करते हैं जो कि पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नंद वंश का एक जो है घनानंद था, घनानंद, ठीक है। इसको जो है मारकर ये अंतिम शासक था, नंद वंश का ये अंतिम शासक था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने मारकर जो है, ठीक है, मारकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। और उसके बाद में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी मृत्यु करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद में 212 नंबर की हम बात करते हैं। 212 नंबर में दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर कब बैठा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये जो है मगध के सिंहासन पर जो है कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर जो है 321 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मगध के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। उसके बाद में ये किसकी सहायता से बैठा था, तो जो चाणक्य थे उनकी सहायता से ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध के सिंहासन पर बैठा था। उसके बाद में 213 नंबर में है कि सेलुकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। सेलुकस निकेटर जो था ये भारत पर जो है आक्रमण कब किया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सेलुकस निकेटर था यह सिकंदर का जो है सेनापति था। या सेलुकस जो है ये सिकंदर का जो है सिकंदर का ये सेनापति था, सेनापति था। और सेलुकस को जो है जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया था। तो यहाँ पे है सेलुकस ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 305 ईस्वी में जो है ये भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद में हम देखते हैं 214 नंबर। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अब देखते हैं 214 नंबर। 214 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था। जो मेगास्थनीज था इसके अकॉर्डिंग कि जो भारत का सबसे बड़ा नगर था वह कौन सा था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत का सबसे बड़ा नगर जो है पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की अगर बात करें तो ये जो है मौर्य मौर्य साम्राज्य में ये जो है ये राजधानी थे। मौर्य साम्राज्य में इसको जो है राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में 215 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है कि मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती थी। जो सेना का जो है संगठन करते थे उसमें जो है मंडलों की संख्या होती थी, यानी कितनी होती थी। तो यहाँ पे जो है उसमें जो है 30 सदस्य होते थे। उसके बाद में 216 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश एवं जनपदों के न्यायाधीश को जो है क्या कहा जाता था। यानी मौर्य शासन में जो है जो नगर के न्यायाधीश होते थे
यहाँ पे नगर के न्यायाधीश और उसके बाद में जनपद के यानी डिस्ट्रिक्ट के न्यायाधीश जो होते थे, उनको क्या-क्या कहा जाता था? तो नगरों के न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था, ठीक है? जो नगरों के न्यायाधीश होते थे, उन्हें व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। अगर यहाँ व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था, ठीक है? और ये क्या करते थे, ये जो है न्याय प्रणाली का जो है संचालन करते थे। और अगर जनपद की बात करें, जनपद में जो न्यायाधीश होते थे, उनको जो है राजुक कहा जाता था। ये राजुक का काम क्या होता था कि कानूनी व्यवस्था को जो है बनाए रखना। जो कानूनी व्यवस्था होता है, व्यवस्था कानूनी व्यवस्था को जो है बनाए रखना, इनका ये राजुक का कार्य होता था। उसके बाद में 217 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारियों को कहा जाता था। तो भूमि से जो है जो कर एकत्र होता था, उस प्रकार के अधिकारी को जो है क्या कहा जाता था? तो उसको जो है अग्रम कहा जाता था, ठीक है? उसके बाद में हम लोग जो है 218 नंबर की बात करते हैं। इसके आगे जो है आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट का, तो उसका प्लेलिस्ट जो है आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे 218 नंबर में दिया है कि चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? जो चंद्रमा की परिक्रमा है ये कितने समय में पूर्ण होती है? तो चंद्रमा अपने अक्ष के परितः जो है चारों ओर लगभग 29 दिनों में जो है 29 दिनों से जो है कुछ अधिक समय में एक परिक्रमण पूरा करता है। और ये जो 29 दिन होता है इसी को कहते हैं चंद्रमास। चंद्रमास कहते हैं। ठीक है? यानी 1 महीने में जो परिक्रमा पूरा होता है, यहाँ 29 दिन लगभग 1 महीने होता है, ठीक है? तो इसीलिए जो चंद्र मीन्स हो गया चंद्रमा हो गया और मास मीन्स हो गया महीना। तो यहाँ पे इसीलिए इसे जो है चंद्रमास कहते हैं। 219 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया है कि मौर्य शासन में तीर्थ क्या था? जो मौर्य शासन होता था उसमें जो होता था ये तीर्थ। तीर्थ क्या होता था? तो शासन की सुविधा हेतु जो है केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें जो है तीर्थ कहा जाता था। जो केंद्रीय शासन होता था मौर्य प्रशासन में, उसमें जो है कई विभागों में विभक्त था, उसी को जो है तीर्थ कहते थे। अगर हम यहाँ पे बात करें जो कई विभागे होते थे, कौन-कौन से विभाग होते थे? जैसे वित्त विभाग आपका हो गया, उसके बाद में सैन्य विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया और उसके बाद में न्याय विभाग हो गया। तो ये सभी जो है विभाग होते थे, तो शासन की सुविधा है तो जो है केंद्रीय शासन के अलग-अलग विभागों में बटे होते थे, जैसे वित्त विभाग, सैन्य विभाग, कृषि विभाग और न्याय विभाग। और इन्हीं को कहते थे तीर्थ कहते थे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 220 नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये बिंदुसार को जो है किस और उपनाम से जाना जाता है? जो बिंदुसार है जो है इसको किस और उपनाम से जाना जाता है? तो इसे जो है अमित्र कहते हैं। इसका मतलब होता है कि शत्रुओं का जो है संहारक। अगर हम बात करें इस बिंदुसार के बारे में तो ये बिंदुसार के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग अगर जानना चाहें तो ये जो है सीएम यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये पुत्र था। ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पुत्र था। उसके बाद में 221 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? जो परमार वंश था उसका प्रथम जो है स्वतंत्र शासक कौन था? तो अगर हम बात करें परमार वंश की, ठीक है? ये परमार वंश की अगर हम बात करें तो ये मालवा क्षेत्र में जो है शासन किया था। किस क्षेत्र में? मालवा मालवा क्षेत्र में शासन किया। और उसके बाद में यहाँ पे परमार वंश का प्रथम शोषण शासक ये सियक अथवा इसी को कहते हैं सीरीहर्ष के नाम से जानते हैं। 222 नंबर की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका जो है गोविंद चंद्र था। 1114 ईस्वी से लेकर 1115 ईस्वी तक ये शासक किया था। उसके बाद में ये 223 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? जयचंद जो है किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में जो है पराजित हुआ था। अगर हम बात करें चंदावर का युद्ध, तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था। और किसके साथ हुआ था? ये मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था।
राजन सीरीज में आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर राजन सीरीज से आप लोग पढ़ रहे हैं तो इतना उसमें मिस्टेक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी सभी जगह इतना मिस्टेक है कि जो है आप सही करते-करते जो है परेशान हो जाएँगे। यहाँ पे जो है आपको राजन सीरीज कराया जा रहा है और उसके बाद में जो एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न यानी पीवाईक्यू इसमें शामिल किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे जो प्रश्न गलत है उसको सही किया गया है एक-एक करके और उसके बाद में इसमें जो है एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किया गया है और आपको वीडियो की सहायता से जो है वो बताया जाता है। ठीक है? कि आपके एग्ज़ाम में जो है उसके अलावा भी क्या-क्या बन सकता है। अगर हम 224 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि अवंती सुंदरी कौन थी? जो अवंती सुंदरी थी ये कौन थी? तो ये एक जो है विदुषी महिला थी। उसके बाद में हम 225 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है राज्यारोहण जो है ये 25 जून 1206 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें तो ये गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये गुलाम गुलाम वंश का ये संस्थापक जो है ये माना जाता है। उसके बाद में हम देखें 226 नंबर में दिया हुआ है कि चालीसा क्या था? तो चालीसा जो है ये इल्तुतमिश के शासन काल में जब इल्तुतमिश था, ये इल्तुतमिश जो इल्तुतमिश था इसके जो है सत्ता संरचना का एक भाग था। सत्ता संरचना का एक भाग था, जिसमें जो है 40 तुर्की सरदारों का जो है गुट होता था और उसी गुट को जो है चालीसा के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में हम 227 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुतुबुद्दीन का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? इस पे ध्यान दीजिएगा, किसने पूर्ण करवाया? इस पे जो है 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होता है कि किसने शुरू करवाया? यानी किसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? तो अगर हम शुरुआत की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक ने जो है इसको शुरू करवाया था। और अगर हम पूर्ण की बात करें तो पूर्ण किसने करवाया था? जैसा कि आपके यहाँ पे 2227 में पूछा गया है। ये हो गया इल्तुतमिश। तो इससे जो है 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, किसने शुरू करवाया था और किसने पूर्ण करवाया था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं 228 नंबर में दिया है कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? जो सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? पहली मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत की पहली महिला। यहाँ पे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सल्तनत कालीन में भारत भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ठीक है? तो ये जो है रज़िया सुल्तान थी। अगर रज़िया सुल्तान की बात करें तो 1236 से लेकर 1246 ईस्वी तक जो है ये लगभग शासन किए। उसके बाद में जो है 229 नंबर की अगर हम बात करें, अगर इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि इसमें जो है जैसे सैन्य सुधार हुआ था सैन्य सुधार हुआ था और उसके बाद में आर्थिक नीतियाँ जो है सही हुई थी। उसके बाद में 229 नंबर की हम बात करें तो खिलजी वंश का जो है शासन कब से कब तक चला था? तो जो खिलजी वंश था ये 1290 ईस्वी से लेकर जो है 1320 ईस्वी तक जो है इसका शासनकाल चला था। 230 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पे भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1290 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में 231 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दे रहा है कि चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को जो है अपने अधीन किया था? जो चंगेज खां, अगर हम जाने कि चंगेज खां था कौन? तो ये एक मंगोल शासक था। ये जो है ये मंगोल शासक था। ये जो है मंगोल शासक था और इसके साथ ही ये सेनापति भी था। तो अगर आपके एग्जाम में चंगेज खां के बारे में पूछ ले तो आप लिख सकते हैं कि ये एक मंगोल शासन के साथ जो है ये एक सेनापति था। तो इसने जो है सर्वप्रथम जो है किस भूभाग को अपने अधीन किया था? तो उत्तरी चीन के भूभाग को जो है अपने अधीन किया था। उसके बाद में इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे
232 नंबर में दिया हुआ है कि तैमूर का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो तैमूर था इसका जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो तैमूर का जन्म जो है 1336 ईस्वी में ट्रांस आक्सियाना प्रदेश के के केस नामक स्थान पर हुआ था। केस नामक स्थान पर हुआ था। अगर हम तैमूर के बारे में जानना चाहें तो तैमूर जो है मध्य एशिया का प्रमुख शासक था। कहाँ पे? मध्य एशिया। मध्य एशिया का जो है यह एक प्रमुख शासक था। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करें 233 नंबर में। 233 नंबर में दिया हुआ है कि दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया था? तो ये जो है 1398 ईस्वी में जो है आधिपत्य स्थापित किया था। कहाँ पे? दिल्ली पर। सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे 234 नंबर में दिया हुआ है कि सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला था? तो जो सल्तनत काल का साम्राज्य जो था ये 320 वर्षों तक चला था। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, जो सल्तनत काल की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1206 ईस्वी में कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। और उसके बाद में जो समाप्त हुआ था, समाप्त जो हुआ था ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा जो है सल्तनत काल की जो है ये लास्ट जो है शासक था। तो इस प्रकार से 320 ईस्वी तक जो है सल्तनत काल का जो है साम्राज्य चला था। उसके बाद में 235 नंबर में दिया है कि सल्तनत काल के पतन के मुख्य कारण क्या थे? सल्तनत काल के पतन के मुख्य कारण की बात करें तो साम्राज्य की विशालता। इसका मतलब यह है कि आंतरिक विद्रोह होता था। इसमें स्टेरॉइड कर सकते हैं आंतरिक विद्रोह के कारण। आंतरिक आंतरिक विद्रोह आंतरिक विद्रोह के कारण। और उसके बाद में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है ये मुख्य कारण था सल्तनत काल के पतन की। उसके बाद में 236 नंबर की बात करें तो 236 नंबर में दिया हुआ है कि सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? जैसा कि हमने जो है सबसे पहले बताया कि सल्तनत काल की जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ होती है और इब्राहिम लोदी की मृत्यु पर खत्म होती है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कब स्टार्ट हुआ था? ये 1206 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था सल्तनत काल। और उसके बाद में समाप्ति की अगर बात करें तो इब्राहिम लोदी जो है 1526 ईस्वी में जो है ये अंतिम जो है शासक था, समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है 320 वर्षों तक जो है ये सल्तनत काल का शासक चला था। उसके बाद में 237 नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि सूफी गया था। सूफी जो है अरब में जो व्यक्ति सफ़ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन्हीं को जो है सूफी पुकारा जाता है। यानी सूफी के नाम से जाना जाता है। यहाँ गया नहीं, ये क्या होगा? सूफी क्या होता है? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। उसके बाद में हम लोग इसके आगे देखते हैं सूफी संप्रदाय क्या था। जो सूफी संप्रदाय था यह जो है क्या था? यहाँ पे दिया है कि सूफी संप्रदाय क्या था, तो इसे जो है मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते हैं। जो सूफी संप्रदाय है इसे मुस्लिम लोग जो है वह रहस्यमयी आंदोलन के नाम से जानते हैं। 239 नंबर में दिया है कि सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य थे क्या था? जो ये सूफी को जो है मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन माना जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति जो है प्रेम सिखाना। यानी सभी को जो है बिना कोई भेदभाव के ईश्वर के प्रति जो है प्रेम सिखाया जाना। ठीक है। तो ये सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य था। उसके बाद में जो है हम लोग 240 नंबर देखते हैं। 240 नंबर में दिया है कि सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था? तो सूफी संप्रदाय जो है मुस्लिम संप्रदाय, जो अलग-अलग संप्रदाय होते हैं तो ये मुस्लिम संप्रदाय का जो है अंश होता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट किया। इसके आगे जो है हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट करेंगे कल में। और अगर हम बात करें ये प्रैक्टिस सब स्टार्ट कब होता है? डेली जो है शाम को 8 बजे, डेली शाम को जो है 8 बजे आपको ये प्रैक्टिस सेट देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं तो डेली जो है शाम को 8 बजे आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है।
और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं और घंटी बजा सकते हैं, क्योंकि जो है ये अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा, अगर बेल आइकन को जो है ऑन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसके आगे जो है कल के वीडियो में देखने वाले हैं 241 से लेकर, और इसी प्रकार से एक-एक राजन सीरीज जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को जो है करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।